Today we will study about the concepts of internet. What is internet? What is the history of the internet? And what are the terms associated or related with internets? One by one we will study all the points. Firstly, I want to share you about the history of internet, from where the internet comes. A term comes ARPANET. That is ARPANET. What is ARPANET? I will explain you. ARPANET. See, what is the full form of ARPANET is here. Advanced Research Project Agency Network. Right? What is ARPANET? Actually, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट कहाँ से आया अगर हम देखते हैं तो ये हिस्ट्री बताती है ARPANET कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जब बनी हुई थी, जहाँ पर रिसर्च हो रही थी उस एरिया पे, राइट, यूएस पे डिफेंस के डिपार्टमेंट पे, यूएस पे डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में 1960s की ये बात थी। तो वहां पर जब क्या हो रहा था, रिसर्च चल रही थी, तो वहां पर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट सामने आया। मींस जो रिसर्चर्स थे उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने जो रिसोर्सेज को है उसको शेयर कर सकें, अपने पास से अपने ग्रुप में जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको रिसोर्स शेयर किए जाए। ऐसी कोई मशीन हो जो हमारे रिसोर्सेज को शेयर करे। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया और वहां पे दे वर एबल टू सक्सीड ऑन दैट कॉन्सेप्ट, और उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया जिसमें एक मशीन से दूसरी मशीन पे वो अपने डेटा को शेयर कर पाए, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया नेटवर्क, राइट। तो इसीलिए इसको एक ARPANET नाम दिया। ARPANET का मतलब था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये जो एजेंसी थी, यहाँ से नेटवर्क का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो नेटवर्किंग जो टर्म पहले सबसे पहले आया वो यहीं से आया। तो इट वाज एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क दैट वाज द फोररनर ऑफ इंटरनेट। हम कह सकते हैं आज जो ग्लोबल इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क वहीं से आया। तो द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे हम ARPA भी बोलते हैं, एन आर्म ऑफ द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। मैंने बताया यूएस डिपार्टमेंट, जो यूएस पे डिफेंस का डिपार्टमेंट था, जो डिफेंस का काम हो रहा था, वहां पर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को लेकर आए पहले, और वहां पर इसको जो भी इसमें रिसर्च में जो भी फंड की जरूरत हुई, उसी रिसर्च एजेंसी ने अपने लगाया और इसको एक इंटरनेट बनाया। फिर इसको नाम दिया उन्होंने खुद का ARPANET, खुद का नाम दिया ARPANET, राइट। तो उस वक्त उस टाइम पर 1960s से 70s के टाइम पर इससे आगे तक ये केवल ARPANET केवल उसी रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के लिए ही ये कॉन्सेप्ट काम करता था। इसे कमर्शियलाइज नहीं किया गया था, राइट। तो बाद में जब ये कॉन्सेप्ट बहुत सक्सेसफुल हो गया तो धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन में बाहर आया। ये जो इनका रिसर्च थी, जो नेटवर्किंग की रिसर्च थी, वो ये बाद में बाहर आई, कमर्शियल यूज में बाहर आई। तो लेट 90s 60s से ये शुरू हो चुका था, हम कह सकते हैं। तो इसलिए हमने जो इंटरनेट की हिस्ट्री ARPANET से जोड़ी हुई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आया था। तो द इनिशियल पर्पस was to link computer at Pentagon funded research institutes। तो यहाँ पे इनका मेन मकसद यही था कि तो उस समय जो भी वो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेलीफोन लाइंस के ऊपर अपने डेटा को शेयर कर रहे थे, वहां पर उन्हें लगा कि हम कंप्यूटर मशीन्स के थ्रू अपने इस डेटा को शेयर कर पाएं, और वो इस पर एबल भी हो गए। तो वहां से हम ARPANET को इसीलिए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ARPANET से कनेक्ट करते हैं, राइट। So what is internet now? It comes to the point internet. These are the global network connecting millions of computer. Internet का मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क भी होता है, जहाँ पर मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स को हम ग्लोबली कनेक्ट करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं इसका। More than 100 countries are linked into exchange of data, news, opinions, right? तो हम ये देख रहे हैं every day, more than 100 countries are linked with each other, right? और हम बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है। Internet links are computer network all over the world so that user can share resources and communicate with each other. So what was the main objective of that internet? Means to link all the other computers to work for the same platform, or users can share the resources, communicate with each other, right?
So if we talk about internet uses, so what are the internet uses are here? Communication. These have written in a point wise so that you can write when you can learn it. Or communication, right? You can write much more than key how to use in communication nowadays, right? We are communicating with the help of internet. Send and receive emails with the help of internet, download files, post your opinions on a news group. News group is a kind of platform in internet. We can post your news on that. It's just like a social networking. So we just post the news here. Surf the World Wide Web, business, shopping, entertainment, right? So many things are there where we use internet. Entertainment, shopping, business, right? So internet applications have a wide range. So here if we go for the internet applications, then internet application is an interactive compiled application that can be accessed through a corporate or through the internet. Internet applications can perform complete processes on either the client or the server side. What is the client or server? See, two types of computers are available in the computer networking concept. दो तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं. एक कंप्यूटर्स होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स जिनका हम यूज करते हैं. एक होते हैं सर्वर कंप्यूटर्स जो उस साइट पर प्रेजेंट होते हैं जो आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उस रिक्वेस्ट को आपको भेजते हैं. सपोज आई एम सिटिंग इन विद यूजिंग माय लैपटॉप और मैं इंटरनेट में कुछ सर्फ कर रही हूँ, कुछ भी चीज सर्फिंग कर रही हूँ या सर्च कर रही हूँ कोई टॉपिक, तो मैं क्लाइंट हूँ. दैट टाइम आई एम द क्लाइंट. मैं क्लाइंट हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे अपना पॉइंट्स पे कुछ सर्च करनी है. तो मैं क्लाइंट, मेरा कंप्यूटर उस टाइम पे क्लाइंट है और जिस डेटाबेस से मुझे वो सर्च का आंसर मिलेगा वहां पर जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उस डेटाबेस में से उस डेटा को निकाल के मेरे कंप्यूटर पे जो लिंक भेज रहे हैं, तो वो जो सिस्टम्स वहां पर लगे हुए हैं उन्हें सर्वर्स बोलते हैं. वो सर्वर कंप्यूटर्स हैं. आपने सुना होगा ये नाम, सर्वर, क्लाइंट एंड सर्वर. और इस तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल्स हम लोग फॉलो करते हैं अपने पूरे इंटरनेट में. हम क्लाइंट सर्वर मॉडल ही फॉलो करते हैं. क्लाइंट सर्वर का मॉडल का मतलब यही होता है हम कोई भी रिक्वेस्ट इंटरनेट में कर रहे हैं, हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो यानी कि हम लोग क्लाइंट हैं और जो कंप्यूटर्स हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे कंप्यूटर्स हमारे सर्वर कंप्यूटर्स हैं. दीज आर नथिंग बट द सर्वर्स. और सर्वर कंप्यूटर आपके डेटाबेस से अटैच रहते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें डेटा कहाँ से उठा के लाना है, उन डेटाबेसेस से लाना है. और डेटाबेसेस क्या है? रिपोजिटरी है जहां पर सारा डेटा आपका इकट्ठा है, एक सिस्टमैटिक प्रॉपर नॉर्मलाइज्ड वे में इकट्ठा है, राइट? सो दैट आप उसको उस डेटाबेसेस के अंदर डेटा तो है ही, साथ में उसके पास सॉफ्टवेयर भी अटैच हैं जो उस डेटा को प्रॉपरली उस सर्वर कंप्यूटर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर कंप्यूटर को दे पाए और फिर सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर को उस तरीके से उस मैसेज को आगे पास ऑन करे. तो डेटाबेस में इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर अटैच्ड होते हैं तो उन्हें डेटाबेस और उन सॉफ्टवेयर्स को मिला के हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में डीबीएमएस भी बोला जाता है. तो डेटाबेस इज नॉट मेयरली टू स्टोर द डेटा, it has some softwares which are used to access that data, right? और data are stored in a normalized way, एक normalized और systematic way में वहां पे data इकट्ठा किया जाता है. और वो जो data होता है वो बहुत cleaned, pre-processed इस तरीके का data होता है. ऐसे ही raw data को नहीं इकट्ठा करते, cleaned way में pre-processing उसके अंदर होती है, तब जाके उस data को एक normalized way में स्टोर किया जाता है ताकि उसमें कोई डेटा रिडेंडेंसी ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, ठीक है, अपडेशन की प्रॉपर उसमें फैसिलिटी हो, आउटडेटेड डेटा ना हो. सो मेनी थिंग्स आर देयर जिसे हम पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले सब्जेक्ट में, जिसे डीबीएमएस भी बोलते हैं. तो डेटाबेस का अपना एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है. तो डेटाबेस के साथ जो कंप्यूटर्स लगे रहते हैं जो फेच करके ला रहे हैं वहां से हमारे लिए इंफॉर्मेशन जो भी हमको हमारे क्लाइंट ने हमसे मांगी हुई है, तो वो जो कंप्यूटर्स हैं जो क्लाइंट की सर्विस को सर्व कर रहे हैं, दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन सर्वर, राइट? तो इस तरीके से इंटरनेट एप्लीकेशन जो परफॉर्म करती है वो कंप्लीटली कैसा स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है. इधर वो कंप्यूटर्स या तो क्लाइंट होंगे
या कंप्यूटर्स आपके सर्वर होंगे। तो दो ही तरीके के कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं। तो हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अगर आप अपने लैपटॉप से कुछ भी चीज सर्च कर रहे हो, कोई भी इंटरनेट का यूज कर रहे हो, तो आप क्लाइंट हो, और मोस्टली हम सब लोग क्लाइंट ही होते हैं, राइट। सर्वर वो होते हैं जो डेवलपर अपने डेटाबेस के साथ कंप्यूटर रूम पे रखा रहता है, वो आपके सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, राइट। तो ये इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है इंटरनेट का। The application uses the internet protocol to receive request from a client. अब मैंने देखा कि सपोज मैं क्लाइंट हूँ, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, तो उस रिक्वेस्ट को ये मेरा सर्वर वाला कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस चलती है, ये जो प्रोसेस हो रही है, क्लाइंट भेज रहा है रिक्वेस्ट, सर्वर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसकी कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत होती है। मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स आर व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स। अगेन दीज आर द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें वो सारे सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं कि कैसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, कैसे मशीन पे हमारा किस एड्रेस पे जाना है वो डेटा। अगर मैं ही यहाँ से सेंड करी तो मेरे ही कंप्यूटर पे डेटा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है। जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हो तो आपकी मशीन पर एक एड्रेस जनरेट होता है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, राइट। तो ये मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि जब आपकी कोई भी मशीन, आप जब इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, तो आपकी मशीन पर एक एड्रेस जनरेट होता है। दिस इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और आईपी एड्रेस, राइट। तो ये एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, मीन्स यूनिक एड्रेस होता है, जो इंटरनेट में बिल्कुल यूनिक होता है। और इसी एड्रेस की वजह से सर्वर जो आपके क्लाइंट को रिकॉग्नाइज करके आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपकी रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स भेजता है, राइट। तो वो आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो इसमें वो सारे सेट्स ऑफ रूल्स बने हुए हैं कि कैसे कोई क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट भेजेगा, ब्राउजर का यूज करेगा, फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगी, फिर पर्टिकुलर सर्वर पे जाएगी, वहां से डेटाबेस से उसकी क्वेरी का सॉल्व करके जो आंसर्स आ रहे हैं, जो भी लिंक उसकी क्वेरी से रिलेटेड है, वो सारे लिंक उसको सेंडर को, यानी कि वो जो क्लाइंट आपका कंप्यूटर था जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको ये सर्वर वाले कंप्यूटर्स सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है, और इस पूरे को डेटाबेस आर्किटेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि डेटाबेस से ही वो क्वेरी को सॉल्व किया। डेटा एक्चुअल में स्टोर कहाँ है? ये तो हमारे कंप्यूटर्स है। मैं क्वेरी कर रही हूँ और मेरे पास सर्वर भेज रहा है, क्लाइंट क्वेरी कर रहा है, सर्वर भेज रहा है, पर सर्वर ला कहाँ से रहा है डेटा? कहाँ से अपनी क्वेरी, कहाँ से आंसर्स ला रहा है? वो ला रहा है उन डेटाबेसेस से। तो वहां सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद वो रिक्वेस्ट आगे डेटाबेस से डेटा को लेकर फैच करके आती है। तो ये सारा एक मॉडल होता है, जिसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कह सकते हैं, और इंटरनेट का एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स सारा ये एक सिस्टमैटिक वे पे सारा काम करा रहे हैं, और हर एक मशीन को जो भी इंटरनेट में अभी आपका इन्वॉल्व है, उस पर एक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल टू रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, टिपिकली अ वेब ब्राउजर process associated code and return data to the browser। और ब्राउजर का क्या रोल है यहाँ पे? क्लाइंट सर्वर हमेशा ब्राउजर की हेल्प से ही आगे क्या करता है? रिक्वेस्ट भेजता है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करना चाहते हो तो सबसे पहले यू विल ऑप्ट फॉर द वेब ब्राउजर। कोई भी ब्राउजर, आप मोजिला है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं। यू विल गो फॉर द वेब ब्राउजर फर्स्ट, एंड वेब ब्राउजर विल सेंड योर रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर का भी रोल है। और वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। आई एक्सप्लेन यू द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो a web browser is the application software जो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके सर्वर तक पहुंचाती है, राइट। तो इस तरीके से इंटरनेट पे काम होता है। तो इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम आगे देखते हैं, तो इंटरनेट यहाँ पे हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस है इंटरनेट की, जैसे www, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। इससे हम पूरे वर्ल्ड में, जो एक वेब मतलब एक तरीके का नेटवर्क है, उसमें हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हमें कोई भी चीज कनेक्ट करनी है तो सबसे पहले हम www लिखते हैं। जैसे आप सपोज आपका एड्रेस होगा, कोई जीमेल ईमेल आईडी एड्रेस भी होता है, जीमेल आप खोल रहे हो तो www.gmail.com मीन्स आप उस जीमेल को पूरे वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट कर रहे हो, राइट।
इसी तरीके से ईमेल है, ईमेल भी सबने की हुई है, राइट। एक मेलिंग का तरीका है जिससे कि आप अपनी मेल्स को सेंड करते हो, एड्रेस भेज के सेंड और रिसीव होता है आपका डेटा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी भी एक प्रोटोकॉल है। जहां पर भी प्रोटोकॉल्स लिखा रहता है तो प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो टू डू दैट पर्टिकुलर फंक्शंस। अब यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो फाइल पर्टिकुलरली फाइल के ट्रांसफर के लिए बना हुआ है। मीन्स सपोज यू वांट टू डाउनलोड एनी फाइल फ्रॉम एनी, आपको डाउनलोड करना है, आपने वेब में कुछ सर्च मारा, नाउ यू वांट टू डाउनलोड दैट पॉइंट या पीडीएफ कुछ खोले तो डाउनलोड करते हैं हम लोग, या फिर अपनी कोई चीज अपलोड करते हैं कहीं पर, तो डाउनलोडिंग अपलोडिंग वो जो फाइल का ये वाला काम है ये एफटीपी प्रोटोकॉल करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं हमारे इंटरनेट में जो अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे आईपी प्रोटोकॉल टोटली इंटरनेट के लिए है कि क्लाइंट की सर्विस ले रहा है, सर्वर को प्रोवाइड करवा रहा है, तो इट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस। And FTP, that is file transfer protocol, it is specifically for the purpose of file related problems. Problems means when you want to download the files, you want to upload your files, right? So these work can be done with the help of this FTP प्रोटोकॉल। अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होगा इंटरनेट के अंदर तो आप फाइल का डाउनलोडिंग अपलोडिंग वाला काम नहीं कर सकते हो। सर्च इंजन्स, यू नो सर्च इंजन्स आर यूज्ड टू, जैसे गूगल है, याहू है, दीज आर सर्च इंजन्स जो आपको सर्च के लिए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चैटिंग, एवरीबडी नोज व्हाट इज चैटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, सारी जो भी कमर्शियल काम है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वे से करते हैं। ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ कमर्शियल थिंग्स, राइट। शॉपिंग है हमारा इंटरनेट पे के अंदर जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारा कमर्शियल पर्पस वाला काम वो सारा ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। आपका बिजनेस पूरा खड़ा है एक ई कॉमर्स के अंदर, राइट। तो ये सारे इंटरनेट के एप्लीकेशंस हैं। इसी इन एप्लीकेशंस को थोड़ा सा यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। 3.5, what is www? It's a world wide web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. What is interlinked hypertext documents? Interlinked hypertext document means इंटरनेट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज लिख रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है, कोई ऑथर ने अपनी चीजें लिखी हुई, किसी ने बुक डाली हुई है अपनी, किसी ने किसी टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, राइट। सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना डेटा जब डाल रहे हैं तो उन डेटा को आपस में लिंक करना है, राइट। हाइपरटेक्स्ट को लिंक करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, किसी कुछ मूवी है, वीडियोज हैं, पोस्ट हैं, राइट, आपके रिसर्च पेपर्स हैं, कोई भी कोई टॉपिक के बारे में है, कुछ भी चीज है आपकी, वो जब आप इंटरनेट के अंदर अपलोड कर रहे हो तो उनको आपस में जो चीज लिंक कर रही है उसे कहते हैं इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट, उसके अंदर भी टेक्स्ट, तो ये सब इंटरलिंकिंग www सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और फिर हम इसी के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos, and other multimedia and navigate between them via hyperlinks. What is this? This is what with the use of web browsers हम क्या करते हैं, जितने भी हम पेज देख रहे हैं, आप वेब ब्राउजर मीन्स आप कोई भी ब्राउजर उठा लो, अपने गूगल क्रोम कुछ भी उठाया और उसमें जो भी चीज देख रहे हो, आप खोल रहे हो, उस पेज को वेब पेज बोला जाता है, राइट। वेब पेज, कुछ भी चीज, आप फेसबुक का एक पेज खोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ वेब पेज, ठीक है। तो आपने जितने भी पेज देख रहे हो वो वेब पेजेस, और वेब पेजेस के अंदर आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी जो मल्टीमीडिया जो भी आपने नेविगेट कर रहे हो, ठीक है, और इन्हीं हाइपरलिंक के थ्रू। हाइपरलिंक्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपने एक जगह पे क्लिक करा तो उसके बाद दूसरा पेज खुल जाता है, उसके आगे सर्च करने के बाद अगले में क्लिक, हाईलाइटेड टेक्स्ट में क्लिक करते हो तो दूसरा पेज, मतलब बहुत सारे पेजेस आपस में लिंक्ड है ना। किसी में लिंक में आप क्लिक करते हो तो लिंक खुल जाती है, उसके अंदर कोई लिंक होती है तो इन्हें हाइपर लिंक बोलते हैं। लिंक के अंदर लिंक, फिर उसके अंदर लिंक, 2 लिंक आपस में, 3 लिंक कनेक्टेड, तो ऐसे बहुत सारे लिंक आपस में कनेक्टेड है और इन्हीं को बोलते हैं हाइपर लिंक, राइट। तो इस तरीके से तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं हाइपर लिंक। तो हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट भी आपका कहाँ पर है, हाइपरलिंक के कॉन्सेप्ट को भी आप बोल सकते हो
This is the concept of internet, right? Internet बिना hyperlink के नहीं चल सकता. Internet means hyperlink. So www, this is World Wide Web. You have to write www when you want to connect with that World Wide Web, right? Next is email, electronic mail. Electronic mail is there, the transmission of messages over communications network. It is a fast and efficient way to communicate with friends and colleagues. You can communicate with one person at a time or 1,000. You can receive and send files and other information. We know it very well. What is email? Everybody is familiar with the email. But one more thing we have to add here, that is, if you want to email, you must have an sender's or receiver's email address, right? So email address is very necessary here, right? What is the basic applications of basic functions of email? Send and receive mail messages, save your messages in a file, print mail messages, reply to all mail messages, attach a file to a mail messages, right? See, that I want to explain you. While going for वर्ल्ड वाइड वेब, जब आप www लिखते हो तो सी यहाँ पर एक एड्रेस इस तरीके से आप देते हो, प्रोटोकॉल पे आप एड्रेस देते हो. सी कैसे देते हो आप? www.google.com या उसके आगे कोई भी फाइल आप खोल रहे हो. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये पूरा जो लिंक है या पूरा एड्रेस है, इसे बोलते हैं URL. ठीक है, a uniform resource locator, that is URL. URL is the address of a document you will find on the www. Suppose आप वर्ल्ड वाइड वेब में कोई फाइल खोल रहे हो, ठीक है, कोई भी फाइल आपने खोली, तो जब वो फाइल आप खोलते हो तो ऊपर आपके पास बार, उसमें एड्रेस बार में एक एड्रेस आता है, पूरा लिंक. ठीक है, तो ये वही होता है जिसमें पहले प्रोटोकॉल आता है, प्रोटोकॉल के बाद 2 कोलन्स हैं, देन हाइफन्स हैं 2, फिर उस www का नाम, सर्वर्स एड्रेस, और www.google.com, राइट, और स्लैश जो भी फाइल आपने खोली हुई है. तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है HTTP, ये भी एक प्रोटोकॉल है. आई एक्सप्लेन यू, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट में. व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स. मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करने के लिए हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, और उनको एक प्रोटोकॉल नाम दे दिया है, और वो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, राइट? तो जैसे HTTP काम करता है पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये आपका www में है, क्योंकि www क्या है? आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस. इज द वर्ल्ड वाइड वेब. आप इसमें हाइपर टेक्स्ट ही तो ढूंढ रहे हो, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट से सर्च, लिंक, इधर पेज उधर पेज, जो भी फाइल खोलनी है कहीं ना कहीं लिंक के अंदर वो फाइल प्रेजेंट है, यू वांट टू ओपन दैट फाइल, राइट? तो वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट को ही आप खोलो. तो ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली www के साथ काम करता है, जो कि आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, राइट? जैसे FTP आपका स्पेसिफिकली किसके लिए काम कर रहा था? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल IP किसके लिए कर रहा था? वो इंटरनेट को एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, क्लाइंट और सर्वर की रिक्वेस्ट के लिए, ब्राउजर की हेल्प लेके जब आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेके सर्वर तक पहुंचा रहे हो, राइट? तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स आप इस URL पे लिखेंगे, ये प्रोटोकॉल होता है आपका HTTP प्रोटोकॉल. और उसके बाद www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में आप जा रहे हो और वहां पे आप एक गूगल को खोल रहे हो, ठीक है, और गूगल के बाद जो भी आपकी फाइल खोली है उसका एड्रेस आ जाएगा. तो इस पूरे एड्रेस को बोलते हैं हम URL. ठीक है, ये URL होता है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जो एड्रेस हो, जैसे लिंक भेज देते हैं ना हम किसी को, तो वही उसको बोलते हैं URL. ठीक है, तो समटाइम्स इट कैन आस्क व्हाट इज URL, तो दिस इज द URL, राइट? सो www में जो भी आप देखते हो वो वेबसाइट्स होती हैं. ठीक है, आपने सपोज कोई वेबसाइट खोली, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली या जहां आप जॉब कर रहे हो वहां की वेबसाइट खोली, तो वेबसाइट्स भी www के अंदर ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब में आपने दी हुई है. तो वेबसाइट्स यहाँ पे 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक. Static website is one that has web pages stored on a server in the format that is sent to a client web browser. It's primarily coded in hypertext markup language. कि dynamic क्या होती है? Changes over customized itself frequently and automatically based on certain criteria. Static and dynamic
आर टू डिफरेंट थिंग्स। स्टैटिक मीन्स जो आपने एक बार वेबसाइट बनाई, जो वेब पेजेस बनाए उसी फॉर्मेट में आपने अपने सर्वर पे सेव कर दिए। जब भी वेब ब्राउजर मांगेगा तो उसको आप जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी हेल्प से जो कोडिंग करके आपने वेबसाइट बनाई है, वेब पेजेस बनाए हैं अपने, उन वेब पेजेस को आपने उस सर्वर में स्टोर कर दिया। और जब भी आप उस साइट को खोलोगे तो जैसे ही आपने बनाई थी, जिसने भी आपकी वेबसाइट बनाई वेबसाइट डेवलपर ने, वैसी की वैसी वो खुलेगी, राइट। तो वो स्टैटिक है, एक बार जो बन गई जब भी आप उस पर खोलोगे तो वो वैसी की वैसी ही खुलेगी। बट डायनेमिक क्या होती है, एक दूसरी तरीके की वेबसाइट है तो ये भी वही वेबसाइट, पर इसमें आप कस्टमाइज्ड वे में उसको बनाते हो, जैसी जरूरत है जिसने बनाई है वो एट द ऑटोमेटिकली उस क्राइटेरिया के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है। डायनेमिक मीन्स विच इज नॉट स्टैटिक, जो चेंजेबल है, ठीक। जो अपने आप को डायनेमिक वेबसाइट इज वन ऑफ दैट चेंजेस और कस्टमाइज इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली। ऐसी वेबसाइट जो खुद को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेती है जब कोई उस तरीके का क्राइटेरिया आता है, तो वो डायनेमिक वेबसाइट्स है। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट ये भी वर्ल्ड वाइड वेब है, पार्ट ऑफ दैट। Electronic mail, we have done this, the transmission of messages over communication network। ये जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के ऊपर जो भी मैसेजेस हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है हमारी। इट इज अ फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आई विल हैव एक्सप्लेन दैट। See, email, when you go for the email, this email address you must know that is someone @ mail server, means mail server आप जिस server पे बोल रहे हो। just like example is given, Harris @ftms.edu.my, right? It has 3 parts. First part is the username, right? @ का sign and @ the address of the user's mail server, और दूसरा जो भी users की mail server का address। In such a way, this email address has been divided into 3 parts, right? See, email client. An email client is a computer program used to manage the user's email. Popular email clients include Microsoft Outlook, Pegasus Mail, Mozilla's Thunderbird, and Apple Ink Mail. Right? You must know that कि email जो भी हम भेजते हैं, इनको मैनेज करने के लिए भी क्लाइंट साइड पे एक ईमेल क्लाइंट होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम चलते हैं एट द बैक। इन्हें भी आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। जब भी कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहे हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ही हो रहा है, राइट। तो ईमेल को जो भी आपने भेजना है तो क्लाइंट पे जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम इसको हैंडल कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि इस ईमेल वाले सेक्शन को जो भी हैंडल कर रहे हैं वो कुछ ईमेल प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें ईमेल क्लाइंट के नाम से जाना जाता है। इन प्रोग्राम्स का नाम है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, पेगासस मेल, मोजिलास थंडरबर्ड एंड एप्पल इंक मेल, right? So this was the concept of this. Next slides I'm going to share you, just wait. Few more concepts to the internet. Video conferencing. It has a wide application area nowadays. We are also taking class with the help of video conferencing.
A video conferencing or video conference is a set of interactive telecommunication technologies which allow two or more locations to interact via two-way video and audio transmission simultaneously, right? दोनों तरीके दोनों साइड पे जो आपकी इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो दोनों साइड पे एक्टिव होना चाहिए एक साथ, राइट? टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट? तो यहाँ पर इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं. what do we use? क्या components use होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? The components required for the video conferencing system includes video input and output. Just you can check whatever अभी हम लोग जो use कर रहे हैं. वीडियो इनपुट है हमारा. वीडियो इनपुट मीन्स कैमरा जो कैप्चर कर रहा है, एंड आउटपुट जो आपको दिखा रहा है साइड पे, ठीक है. ऑडियो इनपुट जो स्पीकर्स हमारे ऑडियो के थ्रू दे रहे हैं और आपको जो यहाँ पे सुनाई स्पीकर्स आपको जो आउटपुट की फॉर्म पे दे रहे हैं, राइट? यहाँ पे माइक्रोफोन है मेरा जिसके थ्रू मेरी वॉइस कैप्चर हो रही है, तो ये ऑडियो इनपुट है. और आपके पास जो स्पीकर है जिससे मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आपको, वो आउटपुट बन गई वहां पे, वो आपके स्पीकर्स हैं, राइट? इसी तरीके से आपका वीडियो इनपुट आउटपुट, ऑडियो इनपुट आउटपुट, ये चिप्स होती हैं जो हमारे इनके साथ अटैच्ड रहती हैं. डेटा ट्रांसफर मीन्स वो कम्युनिकेशन का नेटवर्क, राइट? अगर इंटरनेट नेटवर्क्स नहीं होंगे, ये प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे. अभी एट द बैक इंटरनेट प्रोटोकॉल काम कर रहा है, राइट? अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा काम कर रहा है, नेटवर्क मेंटेन कर रहा है. बिकॉज वी आर इन दैट इंटरनेट जस्ट नाउ, तो वी आवर मशीन हैज वन आईपी एड्रेसेस, और बेस्ड ऑन दैट आईपी एड्रेसेस हम आपस में कनेक्ट हुए हैं अभी, राइट? हमें कनेक्टिविटी मिली हुई है. And of course, computer, it will be needed computer. So these are the components which are mandatory required for the video conferencing. This is the application of internet. E-commerce, I explained you, electronic commerce or e-commerce consists of buying and selling of product or services over electronic systems, such as internet and other computer applications or network. E-commerce is another wide application area of internet, isn't it or not? Because nowadays e-commerce is one of the we can say one of the major application of internet, right? It includes entire online process of developing, marketing, selling, delivering. If you want to do marketing, you can also use the online e-commerce. If you want to purchase something, then online shopping you can go for that. If you want to sell your products, then again you go for that online e-commerce, right? Buyer, customers, everything will be available. So this is a very big market of online e-commerce is present in internet, right? You must have the name of Amazon, eBay, Lilong, right? Flipkart, so many things, so many websites or these links are there, markets are there, which has captured that internet, right? Video conferencing, again it has come, we have done this. See, next is search engines. This is another application of internet. A search engine is designed to search for information on the internet. Search engine is again a kind of software. It has specifically designed for searching the information. Web browser is something else, and search engines are something else, right? Search engines are Google, Bing, Yahoo, right? आप इसी पे search करते हो ना, when you want to search anything, quickly you open the Google, quickly you open the Yahoo, right? So these are the search engines. What do they do? Search engines present the search results in the form of a search result list. The search results can be web pages. आप जो भी आपने सर्च किया है वो वेब पेज हो सकते हैं, कोई इमेज निकाल रहे हो, वीडियोस हो सकता है, और भी अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स हो सकती हैं. तो what are the examples of search engines are here? That is Google, Bing, Yahoo, right? These are the MSN. These are the names of few search engines. Chatting. This is another application of internet. Chatting is the other method for internet conversation. It enables people connected anywhere on the internet to join in live discussions. Chat sessions allow many users to join in the same free-form conversations, usually centered around a discussion topic. Right? When we want to discuss on any topic, we just use chat.
right? And nowadays chat is too much familiar. Means people prefer chatting rather than keeping the phone calls and things, right? It is one of the major application of internet. Chattings, MSN messengers, Yahoo messengers, IRC, Pidgin, these are some chatting examples of chatting, right? See, so these were the concepts of internet. Firstly, we studied here what is ARPANET, what are the history of internet, कहाँ से internet निकल के आया, ये internet का concept आया कहाँ से, या ARPANET से आया था. ARPANET क्या था? Advanced Research Project Agency है. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस में जब रिसर्च चल रही थी तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आया, रिसर्चर्स को वहां पे इस चीज की नेसेसिटी लगी कि क्यों ना अपने डेटा को शेयर किया जाए. जो डेटा मेरे पास है और जो डेटा मेरे कलीग जो मेरे ग्रुप मेट्स है उसके पास है, तो आई वांट टू शेयर माय डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. और तो वहां से नेटवर्क का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और धीरे धीरे दे वर सक्सेसफुल ऑन मेकिंग सच काइंड ऑफ नेटवर्क. और वहां से फिर इंटरनेट भी शुरू हुआ 1960s के टाइम पे, और फिर बाद में मार्केट में कमर्शियलाइजेशन के लिए दिया गया ये वाला प्रोजेक्ट बाहर आया. तो इसलिए ARPANET को क्या माना जाता है? ओरिजिनल ऑफ दैट इंटरनेट. ठीक है, यहीं से इंटरनेट बना था, इसलिए ARPANET बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद इंटरनेट क्या होता है हमने पढ़ा था. इंटरनेट के कितने बेसिक एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है. वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, चैटिंग्स क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होती है, ये सारे एप्लीकेशंस है आपके इंटरनेट के, राइट. इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स मेड फॉर स्पेसिफिकली डूइंग सम स्पेसिफिक टास्क. अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेट्स ऑफ रूल्स को बना के रखा गया है और उनको कंबाइनली अलग से एक मॉड्यूल्स आप बोल सकते हो, इस तरीके के मॉड्यूल्स है और उन्हें नाम दे दिया गया है. जैसे कि FTP एक मॉड्यूल था आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर के काम के लिए आता है, राइट. और इसी तरीके से HTTP एक प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. ठीक है, वो जो हाइपर टेक्स्ट इंटरनेट पे काम आता है. ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए. इंटरनेट IP प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के अंदर आपकी मशीन कैसे जुड़ेगी, उसको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा ना. जिससे आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एक रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो रोल नंबर बिल्कुल यूनिक होता है. ठीक है, उसी रोल नंबर से आपको पहचाना जाता है. तो सेम इसी तरीके से जब इंटरनेट पे आप जाओगे तो आपकी मशीन को एक IP एड्रेस मिलेगा. उस IP एड्रेस से आपकी मशीन को पहचाना जाता है. ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेट के अंदर, और तभी उस पर्टिकुलर मशीन पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, जा रही है, ठीक है, अब आप इंटरनेट के अंदर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो. ठीक है, तो वो उसी को बोलते हैं IP एड्रेस. तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया, दैट इज IP प्रोटोकॉल. इस तरीके से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इन काम को कर रहे हैं. मतलब इंटरनेट की हेल्प के लिए ये बहुत छोटे छोटे जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, ये यहाँ पर मैंडेटरी होते हैं पर्टिकुलर काम करने के लिए, राइट. तो वो सब भी हमने यहाँ पर स्टडी करा. एक ओवरव्यू हमने पूरा आपको इंटरनेट का यहाँ पे दे दिया है. पर अब कुछ टर्म्स ऐसी हैं जैसे कि लैंड, वैन, मैन, ये क्या होता है. इंटरनेट से हट के कुछ चीज है जैसे है लैंड. व्हाट इज लैंड? जब हम लोकली अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, राइट. एक तो इंटरनेट है जो ग्लोबली कनेक्टेड है, राइट. इसके अलावा जो नेटवर्क्स हैं और भी हमारे पास नेटवर्क होते हैं इसके अलावा. ठीक है, तो वो है आपके लैंड, वैन, मैन. वो क्या है वो आप स्टडी करते हैं हम. जैसे कि LAN है आपका, LAN is called local area network, connect network devices in such a way that personal computer and workstations can share data, tools and programs, right? Suppose मेरी कंपनी है और मैं कंपनी पे काम कर रही हूँ. मेरी कंपनी के अंदर 500 लोग हैं. ठीक है, और हम एक बिल्डिंग पे काम करते हैं. बड़ा सा मैंने अपना बनाया हुआ है, वो बिल्डिंग बनाई हुई है. तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि इंटरनेट तो सबके लिए ही अवेलेबल है, मैं खुद का अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना चाहती हूँ अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए. क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट सिर्फ मेरा होगा, मेरा पर्सनल होगा, मेरी अपनी कंपनी के लिए होगा, फास्ट भी होगा. तो उसका इस तरीके से मैं बना सकती हूँ. तो उसको बोलेंगे हमने अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, तो अपने पर्सनल कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशंस जो भी है, वर्क स्टेशन इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, राइट, जो ऑफिस में यूज होता है. ये भी एक जैसे PC पर्सनल वर्क के लिए होता है, वर्क स्टेशन थोड़ा इससे बड़ा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बड़ा होता है, तो ये ऑफिस के लिए यूज होता है. तो आप उनमें शेयर करना चाहते हो डेटा, अपना आपका प्राइवेट डेटा है, तो आप खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो.
So the group of computers and devices are connected together by a switch or a stack of switches using a private addressing scheme is defined as a TCP/IP. देखो फिर से एक प्रोटोकॉल यहाँ पर आ गया, TCP/IP प्रोटोकॉल. IP तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है, TCP होता है ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल. ठीक है, तो ये भी एक प्रोटोकॉल है जो इस तरीके की प्राइवेट एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है और डेटा को ट्रांसमिट करता है. ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क्स आप जब क्रिएट करते हो तो उसमें आपको स्विचेस की, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की, प्राइवेट एड्रेसिंग की जरूरत होती है जिससे आप अपने लोकली कंप्यूटर को जोड़ सकते हो. आपकी बिल्डिंग में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो किस डिपार्टमेंट से कितने कंप्यूटर्स, उन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया आपने और डेटा शेयर करने लग गए आपस में, जिसका इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है. राइट, तो वो होता है आपका लेन. इसमें राउटर्स भी यूज होते हैं. राउटर्स मींस जो आपके उस डेटा को रूट्स बता के लेकर जाते हैं, एक तरीके की कनेक्टिविटी आप प्रोवाइड करते हो. ठीक है, उस लैन की एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से बाहर वो लैन काम नहीं करेगा. ठीक है, उसकी वही बाउंड्री के अंदर सपोज 1-2 किलोमीटर रेंज के अंदर या 1 किलोमीटर 500 मीटर इस तरीके की इसकी रेंज होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, ताकि आप उस रेंज के अंदर उस इंटरनेट पे अपना काम करो. वो आपके लिए प्राइवेट होता है, मतलब कंपनी का अपना प्राइवेट है, सिक्योर है, सिक्योरिटी अच्छी होती है उसमें, इसलिए हम उसको बनाते हैं. तो डेटा ट्रांसमिट एट अ वेरी फास्ट रेट एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिंक्स आर लिमिटेड. डेटा ट्रांसफर रेट, इसके क्या फायदे हैं, एप्लीकेशंस क्या है लोकल एरिया नेटवर्क के. तो इसमें डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि केवल आप ही के कंप्यूटर्स तो कनेक्टेड है ना, आप ग्लोबली तो कनेक्टेड नहीं हो. ठीक है, कनेक्शन मस्ट बी हाई स्पीड, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर. इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ये नहीं होता. आपने इसमें हब्स लगाए, कुछ नेटवर्क अडेप्टर लगाए, कुछ केबल्स लगाई और बना दिया अपना लैन. ठीक है, एक छोटे जियोग्राफिकल एरिया के लिए जो फ्यू किलोमीटर्स की रेंज पर ही काम करेगा, 1, 2, 3 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं. एंड आर प्राइवेटली ओन, और ये अपना आपका प्राइवेट होगा. वन कैन यूज इट फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग्स, होम, हॉस्पिटल का जैसे अपना होता है, स्कूल्स का अपना होता है. ठीक है, LAN is an easy design and maintain. A communication medium used for LAN has twisted pairs such as coaxial cable. It covers a short distance. मतलब यहाँ पे जो केबल्स यूज होती हैं उनका नाम है कोएक्सिबल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स. राइट, ये केबल्स का नाम होता है जिनकी हेल्प से हम लोग ये नेटवर्क डेवलपर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जो देखते हैं वो नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं. बट ये एक शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, उस रेंज के बाहर इंटरनेट काम नहीं करेगा. राइट, इसकी बात आता है आपका मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मैन क्या करता है आपका, लैन का ही एक कॉन्सेप्ट है, जब आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देते हो. ठीक है, मतलब अभी स्मॉलर एरिया था लैन, पर आप है प्राइवेटली, आपका ही अपना है. ठीक है, बट आपकी रेंज थोड़ी बढ़ गई, मतलब जियोग्राफिकल एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया आपने, जिससे मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मतलब आपने सिटी से सिटी कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो ये इसकी कुछ रेंज होती है, पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है हमें लैंड के कंपैरेटिवली. ठीक है, मैन covers a large area than that of a LAN and a smaller area as compared to WAN. इसके आगे जब हम WAN पढ़ेंगे, WAN इससे भी वाइड एरिया नेटवर्क है जो और ज्यादा एरिया कवर करेगा. ठीक है, तो मैन जो है LAN से तो बड़ा होता है, बट WAN से छोटा एरिया कवर करता है. It connects 2 or more computers that are apart but resides in the same cities, right? Same or different cities. एक सिटी पे सपोज आपका ऑफिस एक सिटी पे अलग अलग जगह पर है, 2-3 ऑफिस हो सकते हैं, 2-3 उसके सेंटर्स आपने बनाए हुए हैं, तो आप उनको कनेक्ट करना चाहते हो. ठीक है, या फिर आपकी एक ब्रांच आपकी सिटी से बाहर, एक देहरादून में है तो एक हरिद्वार पे है. ठीक है, तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो, पर आपका प्राइवेट होगा वो इंटरनेट नेटवर्क, तो वो मैन वहां पे डिजाइन करोगे आप. राइट, तो मैन्स आर it covers a large geographical area, may serve as an ISP. ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो आपका जो मैन आप बना रहे हो सकता है आपने एक एरिया नेटवर्क बनाया और आप दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई आपको इतने एरिया तक का इंटरनेट चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, क्योंकि वो फास्ट होता है. तो आप इस तरीके की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड भी कर, जैसे कि आपने खुद का बना के आप दे रहे हो किसी को, उसका रेंट ले रहे हो, तो उसे ISP बोलते हैं. राइट, MAN is designed for customers who need a high speed connectivity. Speed. Ma'am, you are not audible.
I am not audible. Am I not audible? Am I audible or not? Audible, ma'am. I think I'm audible. You also are audible, right? Okay. So, what is the speed of man? Speeds of man ranges in terms of Mbps. Mbps is what? Microbits per second. राइट माइक्रोबिट्स पर सेकेंड्स ये आपका जो डेटा की ना रेंज होती है एक सेकेंड में माइक्रोबिट्स पर सेकेंड ठीक है या मिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड भी बोलते हैं कि एक सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसफर कर रहा है उसको स्पीड किसी भी जब भी इंटरनेट की स्पीड की बात करते हैं ना तो हम यही देखते हैं कि एक सेकेंड में कितने बिट्स वो पास कर रहा है मिलियंस ऑफ बिट्स ठीक है माइक्रोबिट्स मिलियंस बिट्स जो भी है गीगाबिट्स तो ये इसकी रेंज होती है इट्स हार्ड टू डिजाइन एंड मेंटेन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैंड के कंपैरेटिवली मैन ऑफ कोर्स क्या होता है एक्सपेंसिव भी होता है और डिजाइन करना भी इसको हार्ड होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका केबल की नेटवर्किंग एडेप्टर्स केबल राउटर्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं तो इट्स नॉट इजी टू क्रिएट अ मैन आप छोटी सी चीज के लिए मैन नहीं बना सकते लैंड तो कर सकते हो लैंड इट्स इजी और एवरीबडी हैज मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन जितनी भी आपकी ये है आपके एरियाज हैं वहां पे लैंड सब जगह अपना होता है ठीक है बैंक का अपना खुद का नेटवर्क होता है हॉस्पिटल्स का अपना खुद का कॉलेजेस स्कूल्स का अपना खुद का तो वो सब लैंड है ठीक है बट मैन थोड़ा सा इससे वाइडर होता है तो फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ मैन इज लेस एंड इज also there is more congestion in the network it is costly and may or may not be owned by a single organization the data transfer rate and propagation delay of man is moderate what is propagation delay or fault tolerance देखो जब जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता रहता है अगर आप नेटवर्क को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे फॉल्ट उतना आएगा ठीक है और फॉल्ट टॉलरेंस मीन कितना टॉलरेट कर सकता है आपका इंटरनेट फॉल्ट को तो लैंड तो कर लेगा पर मैन क्या करेगा मैन का फॉल्ट टॉलरेंस कम होगा ठीक है और जो यहाँ पे बात आई थी कि आपका ये आपकी जो जब आप ट्रैफिक देख रहे हो तो ट्रैफिक किसमें ज्यादा होगा आपका बड़े नेटवर्क पे ठीक है वहां पे ट्रैफिक भी ज्यादा होता है तो उसको कंजेशन कहते हैं कंजेशन आ जाता है ठीक है तो कंजेशन ज्यादा आएगा नेटवर्क बढ़ेगा तो कंजेशन ज्यादा आएगा ठीक है लैंड पे कंजेशन कम होगा क्योंकि कम कंप्यूटर्स है कम रेंज है ठीक है तो ये डिफरेंसेस इसमें आते हैं तो डिवाइसेस यहाँ पर भी वो यूज होती है मॉडेम वायर केबल ठीक है टेलीफोन कंपनी नेटवर्क को भी यूज करते हैं यहाँ पे DSL लाइन होती है वो कस्टमर्स की केबल टीवी सिटी इसका एग्जांपल्स हैं तो वो आप यहाँ पे एज ए मैन यूज कर सकते हो इसके बाद आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया क्या होता है फिर मैन से भी आगे बढ़ जाता है ठीक है और ये बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है आप इसको स्टेट्स और कंट्रीज पे जब आप चले जाते हो इतना लंबा जब आपको अपना नेटवर्क बनाना होता है तब आप वहाँ पे वैन का यूज करते हैं वैन कुड बी अ कनेक्शन ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू अदर लैंड्स वाया टेलीफोन लाइंस आप वैन को इस तरीके से भी समझ सकते हो आपने छोटे जो लैंड्स बनाए लोकल एरिया नेटवर्क बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपस में कनेक्ट कर दो आप टेलीफोन लाइंस के थ्रू या रेडियो वेव्स के थ्रू ठीक है तो वो आपका बन जाता है वैन जैसे मैंने अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क ऑफिस यहाँ पे बनाया एक मैंने हरिद्वार सिटी पे भी एक छोटा लैंड बना दिया और सपोज अब मेरी एक हॉस्पिटल है सपोज मेरा ग्रोथ करती जा रही हूँ एक हॉस्पिटल मैंने वहां खोल दिया अपनी एक ब्रांच मैंने और दूसरे सिटी पे ऐसे ऐसे करते करते मैंने कंट्री पे बहुत सारी खोल दी कंट्री से बाहर भी खोल दिया समटाइम्स तो आई वांट टू कनेक्ट विद माय ओन प्राइवेट नेटवर्क तो फिर वहां पर मैं वैन यूज करूंगी ठीक है तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा इट्स नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट वैन बट फॉर जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इजी है मतलब वो कर सकते हैं तो बहुत सारे लैंड को आपस में कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं तो आपका वेव यहाँ पे रेडियो वेव सैटेलाइट की भी जरूरत पड़ती है तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव थोड़ा नहीं ज्यादा एक्सपेंसिव होता है राइट so or accessible to the public the technology is high speed and relatively expensive there are two types of WAN switched WAN and point to point WAN is difficult to design and maintain similar switched WAN होता है जब आप एक स्विचिंग नेटवर्क के थ्रू करते हो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है स्विच्ड एंड पॉइंट टू पॉइंट्स तो इसको आप लीव भी कर सकते हो स्विच्ड नेटवर्क होता है जब स्विच्ड WAN का यूज होता है पॉइंट टू पॉइंट एक प्रोटोकॉल होता है जब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग यूज करते हैं तो वो नेटवर्क का जब डेटा ट्रांसमिशन आता है उस टाइम पर ये पॉइंट्स आते हैं
WAN is difficult to design and maintain, similar to a man. The fault tolerance of WAN is less. तो fault tolerance इसमें भी क्या होगा, WAN पे कम होगा. Fault tolerance हमेशा जितना बड़ा नेटवर्क होगा उस पे कम होता जाएगा. जैसे LAN पे फॉल्ट ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगा, वो टॉलरेट कर लेगा फॉल्ट को, लेकिन मैन क्या करेगा, कोई भी फॉल्ट आ गया मैन पे और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, और वैन पे तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड. तो फॉल्ट टॉलरेंस सबसे कम होगा वैन पे, ठीक है. और कंजेशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होगा, जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज्यादा ट्रैफिक. तो कम्युनिकेशन मीडियम यूज फॉर वैन इज PSTN और सैटेलाइट. आप सैटेलाइट लिंक्स यूज कर सकते हो, मतलब सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, आप कह सकते हैं रेडियो वेव या सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है जब हम वैन से कम्युनिकेशन करते हैं. ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द नॉइस एंड एरर टेंड टू बी मोर. जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में हमने ट्रांसफर करना है तो नॉइस यहाँ पर एज एन नॉइस यहाँ पर हमें कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज क्रिएट करती है, और एरर्स भी इसमें ज्यादा आती है और डिले भी होता है, राइट. तो वैन्स का डेटा रेट देखो, अबाउट 10th ऑफ लैन स्पीड. स्पीड वैन में हमेशा कम होगी, सबसे ज्यादा स्पीड होगी लैन पे, मॉडरेट होगी मैन पे, और सबसे कम होगी आपकी वैन पे जो ज्यादा एरिया आपका कवर कर रहा है. तो अगर कंपैरिजन हम देखें वैन्स का लैन से, तो स्लो हो जाती है, करीब 1/10 हो जाती है इसकी, ठीक है, लैन के कंपैरेटिवली, सिंस इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज डिस्टेंस and increased number of servers and terminals. Speed of WAN ranges from few kilometers per second. मतलब देखो kilobits per second में इसकी स्पीड आ गई है, रेंज, ठीक है, to megabits per second. Propagation delay is one of the biggest problem faced here. Devices used for transmission of data through WAN are optic wires, microwave satellites, ठीक है. Propagation delay means आपका जो मैसेज जा रहा है, जो उसकी जाने की स्पीड है, उसका प्रोपोगेशन है. तो प्रोपोगेशन डिले यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है, राइट. जबकि लैंड पे बहुत फास्ट स्पीड होती है. यहाँ पे यूज करने के लिए हम ऑप्टिक वायर्स, माइक्रोवेव सैटेलाइट्स, इन सब का एग्जाम्पल का हम यूज करते हैं, ठीक है. एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड और पॉइंट टू पॉइंट मोड्स, डायल अप कनेक्शंस, ये सब चीजें हम अपने जो होम कंप्यूटर से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, वही सब चीजें हमको अपने वैन क्रिएट करने के लिए भी जरूरी होती है, ठीक है. एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, दैट इज ATM. So if we go for the conclusion, that is, there are many advantages of LAN over MAN and WAN, such as LANs provide excellent reliability, high data transmission rate, they can easily be managed and shares peripheral devices too. तो LAN के सबसे ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पर. Local area network cannot cover cities or towns for that of metropolitan area needed, which can connect city or a group of cities, which we have studied, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो यहाँ पर एक पिक्चर आप देख सकते हैं, देखो ये एक लैन है. दिस पिक्चर गिव्स यू द लैन. कंप्यूटर से डायरेक्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपने अपने बिल्डिंग पे कनेक्ट कर दिया या अपने वर्क प्लेस पे, तो ये लैन बना. वैन देखो, बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके हमने एक वैन बना दिया, राइट. So this is WAN, means you have connected different LANs to create a WAN. So this is the concept of LAN, WAN and MAN. So we have completed today what is internet, the whole concept of internet, LAN, WAN, MAN. Tomorrow we will study few more concepts of it. Then we will further proceed for the new topic, right?